हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और क्लास 12th मैथ्स में एनसीईआरटी हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्लास 12th में यदि मैथ की बात करें प्यारे बच्चों, तो चैप्टर 1 में जो आपका है वो संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए आपको कुछ मूलभूत चीजों को तैयार करना होगा। जो भी परिभाषाएं हैं, जो छोटे छोटे शब्दावली हैं, उनको तैयार करना जरूरी है। क्योंकि जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वहां आप समुच्चय पढ़ते हैं, उप समुच्चय पढ़ते हैं, आप रिलेशन पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बेस स्ट्रांग करके नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको क्रम से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरे चैप्टर का। जैसे चैप्टर 1 का जितने भी लेक्चर होंगे, 5 से 6 से 7 से 8 से 10 जितने भी लेक्चर होंगे, वो क्रम से आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप बेहतर रूप से तैयारी करेंगे। ओके, इतना क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बच्चों पहली बार आए हैं, यदि वीडियो पसंद आए तब आप थम्स अप जरूर कर देना और शेयर जरूर करिएगा। तो चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। जी हाँ, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे फिर बच्चों, संबंध एवं फलन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, संबंध। ज्यादा हम बकवास वाली चीजें क्लास में बिल्कुल नहीं करेंगे, वही बात करेंगे फिर बच्चों जो काम का होगा। क्लास में मुख्य रूप से आप 3 संबंध पढ़ोगे। वो जो आपका संबंध है प्यारे बच्चों, पहला है स्वतुल्य संबंध। क्या? स्वतुल्य संबंध। दूसरा आप पढ़ोगे सममित संबंध। क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों? सममित संबंध। और तीसरा आप पढ़ोगे तुल्यता संबंध। तुल्यता नहीं, सॉरी, संक्रमक संबंध। क्या पढ़ोगे? संक्रमक संबंध। और फिर प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे, यदि ये तीनों चीज देखो, आपका ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है और ये संक्रमक है। फिर समझो आप, ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है, ये संक्रमक है। जो भी आपके पास समुच्चय देखे रखेगा, जो भी फलन देखे रखेगा, उनके बीच जब संबंध हम तीनों निकाल लेंगे, यदि तीनों संबंध पालन करेगा तो हो जाएगा तुल्यता संबंध। ये बहुत ही मोस्ट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आगे चलकर मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में तुल्यता संबंध है क्या। तो जब संबंध पढ़ेंगे तो स्वतुल्य पढ़ेंगे, सम्मित पढ़ेंगे, संक्रमक पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा फिर बच्चों क्या, तुल्यता संबंध आ जाएगा। कि जब ये तीनों संबंध पालन करेगा तो वहां पे कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्लियर है? ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, संबंध है। संबंध पढ़ेंगे। यदि मैं फलन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो फलन 2 प्रकार से आपका, एक है आपका अंतःक्षेपी और दूसरा है आच्छादक। 2 चीज पढ़ेंगे। कौन कौन सा? अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन पढ़ेंगे आप लोग। और दूसरा प्यारे बच्चों आच्छादक फलन पढ़ोगे। आपके जो सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूं। इसके भी आप 2 टाइप पढ़ोगे, एक एकी अंतःक्षेपी। क्या पढ़ोगे आप लोग? एक एकी अंतःक्षेपी और बहु एक एक अंतःक्षेपी। ठीक है, बहु एकक या बहु एक एक ऐसा लिखे मिलेगा आपको। आच्छादक में भी 2 पढ़ोगे, एक एकी आच्छादक, ठीक है, और फिर प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे बहु एक एक आच्छादक। बट आपको परेशान नहीं होना है, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। ये चीज आपको लिखना है तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका और आएगा आगे द्विआधारी संक्रिया। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 ही चीजें हैं। आप पहले संबंध पढ़ोगे, संबंध के बाद आप फलन पढ़ोगे प्यारे बच्चों, और फलन के बाद आप क्या पढ़ोगे, द्विआधारी संक्रिया। लास्ट में आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो नोट डाउन करना तो कर सकते हैं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से क्या क्या चीज है। आगे आपका तीसरा, ये आपका पहला कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा कंडीशन है। फिर तीसरा आपको पढ़ना है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक चीजें मूलभूत चर्चा करेंगे। ठीक, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है फिर बच्चों, और पूरा मैं कंप्लीट लेकर चलता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ाना, क्या क्या नहीं पढ़ाना। आज के लेक्चर में बिल्कुल बकवास वाली चीजें नहीं होगी। तो लिखना है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ठीक है, फास्ट फास्ट चलें, आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऐसे करके चलेंगे फिर बच्चों। ये चैप्टर का नाम है, इसको अपन क्लियर नहीं करते हैं, पूरा कंप्लीट कराना है आपका सिलेबस। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चों,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा इसे खींच सकते हैं, कितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना मैं आपके लिए कोर्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात आती है फिर बच्चों, जब आप पढ़ाई करती हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो वर्ड आने वाला है वो आने वाला है समुच्चय का। किसका आएगा फिर बच्चों? समुच्चय का। समुच्चय किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। लिखना है आपको, लिख सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब ऐसा समूह हो जिसे आप भी वही मान्यता दें, हम भी वही मान्यता दें। आपका एक समूह होगा सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि जिसको हम भी वही परिभाषा मान सके और आप भी वही परिभाषा मान सके, वो सुपरिभाषित कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, जरा बताओ 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन से हो सकते हैं? समुच्चय मान लीजिए देके रखा है, तो प्यारे बच्चों ये समुच्चय हो जाएगा 1 2 3 4, 5 से छोटी। अब आप जो भी पढ़ाई करता है, जो भी स्टूडेंट होगा, किसी से आप पूछोगे कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो सभी यही बताएंगे कि 1 2 3 4। यह सुपरिभाषित है। तो यह एक प्रकार का क्या है? सेट है। क्या है? सेट है, समुच्चय है। क्या है प्यारे बच्चों? समुच्चय है। लेकिन यहीं पे मैं कह दूं, टॉप 5 क्रिकेटर, ठीक है, आप बताओ जरा, ये समुच्चय हो सकता है क्या? समुच्चय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? क्या 5 खिलाड़ी को हम नहीं ले सकते? अब देखो, परिभाषा क्या है समुच्चय की? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, जो आपके लिए भी मान्य हो और हमारे लिए भी मान्य हो। लेकिन यहां पर बच्चों, यदि हम 5 खिलाड़ी ले लेते हैं, तो ये बताओ, क्या आप जिस 5 खिलाड़ी को टॉप मानोगे, क्या मैं मान सकता हूं? ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 5 कोई और खिलाड़ी हो सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग 5 कोई और खिलाड़ी हो सकते हैं, इसलिए सुपरिभाषित नहीं हुआ ना, तो ये समुच्चय नहीं है। हम यदि कहते हैं आपसे कि 5 बॉलीवुड के आप सुपरस्टार ले लो, अब भैया आप कुछ और 5 बोलेंगे, हम कुछ और 5 बोलेंगे। हम बोल देंगे दूसरे, मान लीजिए सलमान खान को दे दे, मतलब सलमान खान को ले लें, शाहरुख खान को ले लें, अमिताभ बच्चन को ले लें, और आप दूसरे हीरो को चूज करो, अनिल कपूर, ठीक है, धर्मा जी। तो आपके अकॉर्डिंग वो अलग नाम हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग वो अलग नाम हो सकता है, तो वो फिर वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहेंगे, जो आपके लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो, वही समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। जैसे यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यदि हम ले लें, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू। ये है प्यारे बच्चों क्या? ये हमारा सेट है। क्योंकि यदि हम बोलेंगे स्वर यानी वॉवेल बताओ, तो वही 5 होगा प्यारे बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू। और आप यदि कहोगे तो आपके लिए भी वही वॉवेल होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो कोई भी व्यक्ति होगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश पढ़ता होगा, उसके लिए वही वॉवेल काम आएगा, हमारे लिए भी वही वॉवेल काम आएगा। इसलिए उसे हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सेट यानी समुच्चय। समझ में आ गया? समुच्चय वही कहलाएगा प्यारे बच्चों जो सुपरिभाषित होगा, जो हमारे लिए भी वही मान्य होगा, आपके लिए भी वही मान्य होगा। यदि हम कह दें कि 10 आप शहरों के नाम बता दो, तो प्यारे बच्चों 10 शहरों के नाम आप अपने अकॉर्डिंग अलग बताएंगे, टॉप शहर, और हम यदि अपने अकॉर्डिंग हम बताएं तो अलग बताएंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। यदि कह दें 10th क्लास के 10 स्टूडेंट तो ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो 10th क्लास के भी लेंगे, चाहे जहां से भी ले लें 10th क्लास के, तो वो आपका समुच्चय हो सकता है। लेकिन जहां पे परिभाषित नहीं होगा, अब परिभाषित समझ गए ना, आपके लिए भी वही परिभाषा, हमारे लिए भी वही परिभाषा। हम बोल दें 10 से छोटी संख्या, 10 से छोटी संख्या, तो फिर आप मेरे बच्चों वही लेंगे जो वास्तव में 10 से छोटी होगी, हम भी वही लेंगे जो वास्तव में 10 से छोटी होगी, तब उसे हम बोलेंगे समुच्चय। समुच्चय एक प्रकार से बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन उतना ही कठिन है जितना सरल शब्द है। इसलिए मेरे बच्चों समुच्चय की आप परिभाषा लिख लें। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय वही कहलाएगा जो हमारे लिए भी मान होगा और आपके लिए भी मान होगा। अब समुच्चय को लिखने के लिए हम दो रूप लिखते हैं, ठीक है। ये 11th क्लास के सिलेबस है, लेकिन हमको 12th क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है। कारण है मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना। समझ में आया? चलिए, क्लियर है? लिख लिए? उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। वीडियो को रोक सकते हैं आप लोग और लिख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट है मेरे बच्चों, आपके लिए खुली स्वतंत्रता है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेसिक से स्ट्रांग करेंगे अपन, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम समुच्चय जब लिखते हैं मेरे बच्चों, समुच्चय, ठीक है। समुच्चय को जैसे ए बराबर हमने बोल दिया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट आपको लिखना तो लिख सकते हैं। और ये जो बीच में लिखा जाता है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। आपको पता है बड़ा कोष्टक होता है और एक छोटा कोष्टक होता है, और जो मीडियम में होता है उसे बोलते हैं करली। ये छोटा ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक। ये जो आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया, जरूरी है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। और जो आपका तीसरा ब्रैकेट है उसे बोलते हैं हम क्या? करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तीनों ब्रैकेट आपको जरूरी है, कर लो। आपका छोटा ब्रैकेट, छोटो लिख दिया अपन ने, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और आपका करली ब्रैकेट। समुच्चय जब भी हम लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे, और जो अवयव होंगे वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर होंगे, तभी वो कहलाएगा समुच्चय कहलाएगा। अब देखो समुच्चय लिखने के लिए, समुच्चय को दर्शाने के लिए समुच्चय रूप विधि या समुच्चय निर्माण विधि एक होता है, और एक होता है रोस्टर विधि, रोस्टर रूप, और दूसरा प्यारे बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप ये आपको थोड़ा सा परेशानी डालेगी कि समुच्चय को दर्शाने के लिए हम दो रूप का प्रयोग करेंगे, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक प्यारे बच्चों रोस्टर रूप। इन दोनों को मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। थोड़ा सा आपको अटपटा शब्द लगेगा कि रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है। समुच्चय तो समझ में आ गया ना। समुच्चय किसे कहेंगे? समुच्चय किसे कहेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय वही होगा प्यारे बच्चों जो आपके लिए भी वही मान्य हो और अपने लिए भी मान्य हो। आप अपना राय जरूर अपने अकॉर्डिंग आप परिभाषा लिखें, जरूरी नहीं जो मैं बताता हूं वही लिखें, ओके। चलिए आगे देखते हैं रोस्टर रूप क्या होता है और प्यारे बच्चों समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। तो पहले आप लोग हेडिंग डालें रोस्टर रूप। समझने के लिए जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको रोस्टर रूप में बनाना है और समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है।
रोस्टर में कुछ नहीं करना है, जितने उसमें अवयव हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। समझिएगा, मैंने कहा ये आपका एक क्या है, सेट है, समुच्चय है। कहां से बोला, 1 से बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसा क्यों, हमने 10 तक क्यों लिए लिया? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों इस सेट के अंदर आ रहा है, इस समुच्चय के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको हमने रोस्टर रूप में, यहाँ पे रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। रोस्टर रूप में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जितना भी हमारे पास समुच्चय है उसको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो आपका बन जाता है रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? इसी को यदि हम किस रूप में लिखे, समुच्चय निर्माण है, तो सभी के सभी कहीं ना कहीं अवयव है, अवयव है ना, तो हम उस अवयव को मान लेते हैं x सच दैट x जो है वो इस प्रकार से है कि सभी के सभी n के बराबर है। जहां n क्या है प्यारे बच्चों, जहां n प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है कि नहीं, है कि नहीं? आप इसको ना लिखें तो भी आप ऐसा लिख सकते हो कि n का मान किससे छोटा है, किससे बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? आप ऐसा भी लिख सकते हो x सच दैट x इस प्रकार है कि n प्राकृत संख्या, क्या, प्राकृत संख्या, क्या प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या, जहां जो आपका n है 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 10 से छोटा और 10 के बराबर भी है। देख लो जरा, 10 से छोटा और 10 के बराबर है कि नहीं, है ना, 10 से छोटा और 10 के बराबर, यहाँ पे 10 है तो ये आपका n जो है प्यारे बच्चों 10 से छोटा और 10 के बराबर भी है। ठीक है, क्लियर है इतना? हमने क्या कहा, ये आपका रोस्टर रूप नहीं है, रोस्टर रूप ये है, ये आपका कौन, समुच्चय निर्माण रूप, और मैक्सिमम आपको इसी रूप में मिलेगा। जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये रोस्टर फॉर्म में ना मिल करके आपका समुच्चय निर्माण रूप में मिलेगा, जिसमें आपको ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, आगे देखो जरा, ध्यान देना, मैं और अभी बता रहा हूं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन कराऊंगा जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करा देंगे तो डाउट तो क्लियर हो ही जाना है यार। जैसे मैं एक समुच्चय दे के रखा हूं, यहाँ पे देखिए, a बराबर आपका है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसका आपको समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। चलो भाई, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। देखना जरा, मैं ए कह दिया एक समुच्चय है, x सच दैट x, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है, इतना तो करने की x कुछ ना कुछ अवयव है जो x किसके बराबर है। ये देखो जरा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इन सबका 2 गुना है, 2 गुना है। वो कैसे 2 गुना है, n कहाँ है भैया, प्राकृत संख्या, n क्या है, प्राकृत संख्या, n की जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 रखने से मिल रहा है, मतलब 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और देखो जरा 1 से बड़ा भी है, 5 से छोटा भी है n का मान, और 5 के बराबर भी है। इस प्रकार से आपका बन जाता है क्या, एक समुच्चय निर्माण रूप। क्या बन जाता है, समुच्चय निर्माण रूप। सिंपल है, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे करके समझो ना, धीरे धीरे करके समझो, पूरा समझ में आएगा। ये आपका फिर बच्चों एक समुच्चय देके रखा था, ये रोस्टर रूप में देके रखा था, और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम आपके 12th क्लास में चैप्टर 1 में। जब आपको सेट मिलेगा, समुच्चय मिलेगा, तो ऐसा ही मिलेगा जैसा मैं करा रहा हूं, ऐसा ही मिलेगा, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो अब समझ में आ गया रोस्टर रूप में, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, रोस्टर रूप भी समझ में आ गया कि जब भी प्यारे बच्चों कोई भी समुच्चय देके रखा होगा उसे आप क्या करोगे, सिंपल एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर आप यदि रख दोगे उसे, किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर यदि आप रख दोगे उसे, तो आपका वो बन जाता है क्या, आपका वो बन जाता है रोस्टर रूप। और उसे प्यारे बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में तो आपने देख लिया, शॉर्टकट में यदि उसको लिखना है, एक उसे ग्रुप में बनाकर लिखना है, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, आगे चलकर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों थोड़ा सा संबंध,
क्या संबंध की परिभाषा बात करेंगे, क्रमिक युग्म क्या है, कार्तीय गुणन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम क्रमिक युग्म देख लेते हैं, क्रमिक युग्म है क्या। ठीक है, क्रम से फिर देखिए हम जो स्वतुल्यता संबंध है और फिर बच्चों सम्मित संक्रामक, इसके बारे में हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक, चलिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा डाल लें क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म किसे कहेंगे, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, क्रमिक युग्म कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। ठीक है, आप लोग लिखना चाहते लिख लें, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो क्रमिक युग्म कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया A-B, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, इसमें एक निश्चित क्रम का महत्व है। ऐसे कैसे, ये मैंने किसी रिलेशन से किसी फलन से लिया, तो मान के चलता हूं आपके पास एक सेट A था, उससे मैंने A ले लिया, और एक सेट B था, उससे मैंने B ले लिया। मतलब जो स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A पे कर रहा है, स्मॉल b बिलोंग कैपिटल B पर कर रहा है। इसको यदि हम कह दें A.B बराबर B A, ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्रम का महत्व है, A के बाद ही B आएगा। जो पहला अवयव होगा वो A समुच्चय के होंगे। जैसे A समुच्चय में हम ले सकते हैं, प्यारे बच्चों ले सकते हैं 1 2 3, B हम एक समुच्चय ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं 3 नहीं लेंगे, अलग ही ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो यहां पर ये जो पूरे के पूरे A को डिनोट कर रहा है, यहां पे जो है B को डिनोट कर रहा है। यदि A स्मॉल a और B लेके चल रहे हैं तो निश्चित है A का संबंध B से ऐसा कुछ ना कुछ होगा, इनके बीच रिलेशन होगा, इनके बीच संबंध होगा। तो भैया क्रमिक युग्म का मतलब ऐसा होता है जिसमें क्रम का महत्व हो। क्या क्रम का महत्व होता है? ऐसा कारण होता है फिर बच्चों, क्योंकि देखो जब हम दो अवयव, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो समुच्चय है, ये B हमारा समुच्चय है और जो आपने A ले लिया ये भी हमारा समुच्चय है। ठीक है, देखो समुच्चय में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरे बच्चों A और B का कारण ये होता है, जैसे A को हम मान लेते हैं भैया डोमेन, क्या मान लेते हैं डोमेन, और B को मान लेते हैं कोडोमेन। कोडोमेन यानी आपका डोमेन और सहडोमेन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम दो सेट लेते हैं, दो समुच्चय लेते हैं, तो पहले समुच्चय के जितने अवयव हैं उनको हम डोमेन मानेंगे, जिसे प्रांत बोलते हैं। और प्यारे बच्चों जो दूसरा समुच्चय होगा उसमें जितने अवयव हैं उसको कोडोमेन मानेंगे, जिसे सह प्रांत बोलते हैं। अब रेंज क्या है, एक शब्द और आता है जिसे रेंज कहते हैं। अब ये क्रमिक युग्म समझ में आया, जिसमें क्रम का महत्व हो। यदि स्मॉल ए कैपिटल A का अवयव है तो स्मॉल बी कैपिटल B का अवयव है, इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा प्यारे बच्चों। वो रिलेशन आगे कुछ भी हो सकता है, आगे चलकर समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चन भी दे सकता है कि वो 2n के बराबर है, 3n के बराबर है, कि नेचुरल नंबर है, उससे में लेना देना नहीं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परिभाषा समझ रहे हैं क्रमिक युग्म की, जिसमें क्रम का महत्व होता है, उसे हम क्रमिक युग्म कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A है हमारे पास, B है हमारे पास। A में हमारे पास है 1 2 3 और 4, B में हमारे पास है प्यारे बच्चों 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा समझिएगा, यहां से मैं यदि संबंध दर्शाऊं कि A का संबंध 5 से है, तो मतलब 1 का संबंध 2 का 6 से है, 3 का 7 से है, 4 का 8 से है। तो प्यारे बच्चों यदि मैं कह दूं प्रांत बताओ, तो प्रांत आप कह दोगे A में जितने अवयव हैं 1 2 3 और 4, ये आपका क्या है, प्रांत है। क्या है आपका, प्रांत है। ठीक है, प्रांत है प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि आपसे कह दूं सह प्रांत बताओ, आप सह प्रांत बताओ, तो बोल देना बच्चा लोग B में जितने अवयव हैं, B में जितने अवयव हैं 5 6 7 8 और 9 और 10।
बी में जितने अवयव हैं वो सभी के सभी सहप्रांत हैं। यानी दो समुच्चय लेकर चल रहे हैं, तो जो आपका पहला समुच्चय होगा उसमें जितने अवयव होंगे, जितने भी अवयव होंगे प्यारे बच्चों, उसे हम बोलेंगे क्या, प्रांत। और बी में जितने अवयव होंगे उसे क्या बोलेंगे, सहप्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहप्रांत। बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना। साथ में देखो, साथ में कुछ ऐसे अवयव हैं, देखो जरा, कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि ए के साथ संबंध दर्शा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवयव हैं जो संबंध नहीं दर्शाते। यहां पर जरा देखो, 9 और जो 10 है, 9 और जो 10 है वो संबंध नहीं दर्शाता, लेकिन जो संबंध दर्शा रहा है, रेंज आर, रिलेशन कौन कौन से दर्शा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो है 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ये आपका रेंज है। रेंज कहने का मतलब जो रेंज होता है वो एक प्रकार से सबसेट होता है किसका, सहप्रांत का। किसका, सहप्रांत का। सबसेट मतलब उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये समझ में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांत किससे बोलते हैं, दो समुच्चय लेकर चलते हैं, एक आपका ए है, एक आपका बी है। हो सकता है ये भी ए हो सकता है ये भी ए हो, क्योंकि आप जब आप पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, आप चिंता ना करो, अभी आप पढ़ोगे, ए भी नेचुरल नंबर रहेगा, ये भी नेचुरल नंबर रहेगा, दोनों के दोनों प्राकृत संख्याएं रहेंगी। तो फिर एक के प्राकृत संख्या को हम प्रांत मानकर चलेंगे, दूसरे प्राकृत संख्या को हम सहप्रांत मानकर चलेंगे, और जो इससे संबंध दर्शाएंगे उसी को रेंज। रेंज मतलब एक निश्चित सीमा, कि यही सीमा तक इस रिलेशन का महत्व है। इसके बीच जो संबंध होगा मेरे बच्चों, ए और बी के बीच जो संबंध होगा वो एक निश्चित सीमा तक ही महत्व रखेगा। जैसे यहाँ पर कि 5, 6, 7, 8 यही रेंज के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा कोई रेंज के अंतर्गत नहीं आता। समझ में आ गया, इतना क्लियर है ना कि प्रांत, सहप्रांत। अब देखो इन्हीं के बीच क्रमिक युग्म कैसे बनाते हैं। क्रमिक युग्म का आप बनाना है, यहाँ पे क्रमिक युग्म बनाओ, जिसका जिससे संबंध है उसी से क्रमिक युग्म बनाना, उससे ज्यादा हम क्रमिक युग्म नहीं बनाएंगे। क्रमिक युग्म बनाने का तरीका क्या होता है जरा देखिएगा, जो संबंध होगा वही क्रमिक युग्म में दर्शाएगा, जो संबंध ही नहीं रखेगा वो क्रमिक युग्म में नहीं दर्शाएगा। ठीक है, चलिए देखो जरा, क्रमिक युग्म दर्शाने के लिए हम प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए क्रॉस बी लगाएंगे। क्रॉस का मतलब ये होता है कि कितने उपसमुच्चय बन रहे हैं। देखो जरा ये पूरा का पूरा मन ऐसा कर लेता हूँ, शॉर्टकट कर लेता हूँ। एक का संबंध 5 से है ना, जी हाँ। फिर 2 का आपका किससे है, 6 से है। फिर देखो जरा 3 का किससे है, 7 से है। एक निश्चित संबंध है, हमने बोल के रखा है, जो 1 है वो एक अवयव है, 2 है वो भी एक अवयव है, 3 जो है एक अवयव है, 5 बी का अवयव, 6 बी का अवयव, 7 बी का अवयव। एक निश्चित है, एक निश्चित संबंध दर्शा रहा है। 1 का 5 से, 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से। ठीक है, 4 का 8 से, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्रमिक युग्म हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रमिक युग्म हो जाता है। तो ये सभी के सभी उप समुच्चय हैं। कितने हैं, उप समुच्चय हैं। जरूरी है मेरे बच्चों आप लोग लिख लिया करो। समझ में आया इतना, नहीं तो कंफ्यूजन में ही कंफ्यूजन बना रहेगा आपके अंदर। ठीक है, संबंध की परिभाषा करा दे थोड़ा सा। ठीक है, कार्तीय गुणन भी आपको समझ में आ गया होगा। कार्तीय गुणन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका ए क्रॉस बी होता है मेरे बच्चों, कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, अब थोड़ा गर्मी तो लग ही रहा है भाई साहब। ठीक है, गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग जब भी देखें, लेकिन गर्मी तो लग ही रहा है थोड़ा सा। तो क्रम से मेरे बच्चों आपको कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। संबंध की यदि परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि संबंध जरूरी है। संबंध की परिभाषा थोड़ा अटपटा होता है, लेकिन आप लोग लिखेंगे। थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, इसके बाद संबंध किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। संबंध, जैसे हमारे पास 2 समुच्चय हैं, हमने 2 समुच्चय लिया कि नहीं। अच्छा, 2 समुच्चय के बीच भैया जब हमने क्या लगाया, एक निश्चित कार्तीय गुणन लगाया। कार्तीय गुणन के बाद हमें उप समुच्चय मिल गए। उप समुच्चय में जितने संबंध दर्शा रहे होते हैं, जितने उनके बीच एक निश्चित क्रम संबंध होता है, उसे ही हम बोलते हैं भैया 2 समुच्चयों के बीच क्या संबंध बोलते हैं। थोड़ा आप लोग लिख लेंगे, हेडिंग डाल लें आप लोग, क्या संबंध। संबंध की परिभाषा आप लोग लिख लें। ठीक है, यदि ए व बी 2 अरिक्त का मतलब क्या होता है, अरिक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें अवयव हो। ठीक है, अरिक्त समुच्चय ए
और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, इस प्रकार हो कि उनका इस प्रकार हो तो ए क्रॉस बी का मतलब कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन से क्या मिलता है भैया? प्रत्येक आपके उप समुच्चय मिलेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय के प्रत्येक उप समुच्चय, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच एक संबंध कहते हैं। आपको लिखना तो लिख सकते हैं, एक संबंध कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया था कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, हम शॉर्टकट में ले लेते हैं, ए में ले लेते हैं 1 और 2 और बी में ले लेते हैं आपका 3 और 4। हम यहां पर देखते हैं कि ए का संबंध 3 से था, 1 का संबंध 4 से भी था, 2 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से। मतलब यदि हम कार्तीय गुणन निकालें ए क्रॉस बी तो आप कहोगे 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है। देखो जरा, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय मतलब अरिक्त मतलब खाली नहीं है, कोई ना कोई इसमें अवयव है। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय हो कहीं ना कहीं ए और बी से संबंध दर्शाते हैं, इसी को बोलते हैं संबंध। सिंपल है, कोई ऐसा परिभाषा नहीं है कि जैसे आप पढ़ते हो कि अभी समुच्चय की परिभाषा आपने पढ़ा कि वस्तु के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं समुच्चय, ऐसा कोई खास डेफिनेशन नहीं रहता पर बच्चों, लेकिन संबंध का एक परिभाषा है जिसे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। सिंपल, चलिए इतना क्लियर है। ये चीज जरूरी है, कराना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग कहो कि परिभाषा नहीं करा सर, कर लो आप लोग। ठीक है, संबंध को हमेशा आर से दर्शाया जाता है। यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, संबंध को आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आर। जैसे हम कहते हैं कि मान लो दो आपका ए रिलेशन बी, ए और बी के बीच संबंध है, ठीक है, अर्थात यदि मैं कह दूं ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, तब आप ये भी कह सकते हो प्यारे बच्चों, तब आप कह सकते हो कि स्मॉल ए रिलेशन स्मॉल बी, स्मॉल ए के अवयव है भैया, स्मॉल बी बी के अवयव है, इनके बीच भी संबंध होगा। तो हमेशा संबंध को दर्शाने के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, ए रिलेशन बी, अर्थात ये कह सकते हो ए जो बिलोंग था ए का था, बी बिलोंग था बी का था, तो हमारे ए और बी में कुछ ना कुछ संबंध होगा। ये चीज है, ये चीज आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर बच्चों समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं एक चीज और कहूंगा कि मान लीजिए दो आपके पास क्या है, समुच्चय हैं, तब उनके बीच कुल कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लिखो। ठीक है, लिख लो आप लोग। ठीक, आप लोगों को लिखना है तो बिल्कुल लिखेंगे कि ए और बी दो आपके पास क्या है, दो आपके पास समुच्चय है, तब उनके बीच कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं। एक शॉर्टकट फार्मूला आप लिखोगे, ए और बी के बीच कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, क्योंकि जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने प्रकार के उनमें संबंध हो सकता है। ठीक है, जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने प्रकार का उस पे क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है। ठीक, देखो मैंने कहा ए बराबर आपका है 1 और 2, बी बराबर है मेरे बच्चों, यहां पर ले लेता हूं 3 और 4। ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं ए बराबर m और बी बराबर n, अवयवों की संख्या है। अवयवों की संख्या मतलब दो संख्या है और इसमें भी अवयवों की संख्या है। क्या? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक, देखो जरा, ए तथा बी में कुल संबंध, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या जानते कैसा होता है, 2 के पावर m इंटू n। m मतलब पहले जो सेट दे के रखा, पहला जो आपका समुच्चय उसमें कितने अवयव हैं,
n का मतलब जो दूसरा समुच्चय उसमें कितने अवयव हैं, देखो जरा 2 का पावर इसमें कितने अवयव हैं, 2 गुणे 2 मतलब 2 का पावर 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कितने प्रकार के संबंध, 16 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो आज का मेरे बच्चों ये लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मेरे बच्चों एक बेहतर आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए कोशिश करता हूं और इसके पीछे मेहनत भी लगता है, आपको पता होगा। प्लीज यदि थोड़ा सा भी आपको रिस्पांस मिले, थोड़ा सा भी यार कुछ नॉलेज मिले तो वीडियो शेयर कर देना। और आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट को मैं एक बेहतर रूप से समझाऊं। और इसके पहले भी जो मैंने कोर्स कराया वो प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जाइए बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।